तो दोस्तों चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट नंबर 10। जी दोस्तों, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है। जिन लोगों का अभी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का एग्जाम नहीं हुआ है, जिनका बचा हुआ है, दोस्त वीडियो को शुरू से अंत तक के देख लीजिएगा, आपके लिए 100% दोस्त बेनिफिट करेगा। इसी के इर्द गिर्द आने की संभावना है। जितने भी क्वेश्चन डाले गए हैं काफी इंपॉर्टेंट, काफी सिलेक्टेड है, इसलिए दोस्त वीडियो को स्किप करके या बीच में छोड़ के मत जाइएगा, ठीक है? नहीं तो मिस कर दीजिएगा। बचा हुआ है एग्जाम आप लोगों का, देख लीजिएगा वीडियो को। आप पीडीएफ अगर लेना है, रिवीजन करना है, जैसे कि ये 10 है, 9 तक की हमने पीडीएफ दे दिया है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है? तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, जाकर के ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए अब क्या करते हैं कि दोस्त इस सेट में जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं उसको एक एक करके क्या करते हैं कि डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? बने रहिएगा अंत तक के, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी सिलेक्टेड है। देखिएगा पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। पहला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहता है कि जीवाणुओं को पूर्णतः जो है क्या किया जाता है कि समाप्त करने की प्रक्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है। तो जीवाणुओं को किस प्रोसेस से हम जो है समाप्त करते हैं, जिस भी प्रोसेस से पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, हमें यह जानना है, ठीक है? देख लीजिए इन चारों ऑप्शनों को देख लीजिए, फटाफट बता दीजिए। देखिए जीवाणु को पूरी तरह से खात्मा करना, समाप्त करना पूरा तरह से, तो वो जो प्रक्रिया होती है दोस्त निर्जमीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्जमीकरण। निर्जलीकरण मत मार दीजिएगा, ये पहला नंबर मत मार दीजिएगा, निर्जलीकरण, निर्जमीकरण कहलाता है, ठीक है? स्टेरिलाइजेशन जिसको कहते हैं। तो ये आपका क्या होगा कि ये फोर्थ नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, निर्जमीकरण। अब ये चीजें जान लीजिए कि निर्जमीकरण की प्रक्रिया जो होती है, जो जीवाणु को नष्ट करने की प्रक्रिया होती है, उसके कई सारे प्रक्रिया होती है। जैसे कि मान लीजिए कि जीवाणु को काफी हीट करके उसको नष्ट कर देना, ठीक है? बॉयल कर देना, पानी में खत्म कर देना, होता है ना जीवाणु को नष्ट करना। तो एक तो प्रक्रिया ये हो गया कि उष्मा दे करके हीट करके उसको हम खत्म कर सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया ये जान लीजिए कि रासायनिक प्रक्रिया होती है, ठीक है? जिसमें केमिकल का यूज करके हम क्या करते हैं कि जितने भी जीवाणु होते हैं उसको मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। तीसरी प्रक्रिया ये चीजें होती है दोस्त की छानने की प्रक्रिया, कि मान लीजिए कि जो जीवाणु छानाने में आ सकता है उसको छान करके हम अलग करके उसको खत्म कर सकते हैं। तो ये सभी प्रोसेस जो है निर्जमीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। हाँ देख लीजिए अगला नंबर क्वेश्चन दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि एरिस्टोटल की लालटेन जो होती है वो किस में होती है, हमें ये जानना है, ठीक है? तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए, बताइए कि एरिस्टोटल की लालटेन किस में होती है, किस में नहीं होती है। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि एरिस्टोटल की लालटेन जो होती है दोस्त समुद्री आर्चीनी में होती है। किसमें? समुद्री आर्चीनी में। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि समुद्री आर्चीनी में एरिस्टोटल की लालटेन होती है। अब ये होती क्या है दोस्त, ये जान लीजिए। समुद्री आर्चीन कहने का मतलब कि समुद्री खीर भी कह सकते हैं इसको, तो ये समुद्री खीर भी कहलाता है। ये दांत की तरह जो है आकार होता है इसका, जो 5 दांत के आकार से मिलकर के ये बना होता है, ठीक है? तो ये जो होता है ना, एकाइनोडर्मेटा जो संघ होता है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन आपको ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा जो है कोशिका का जो है आपको पावर हाउस कहा जाता है, ये जानना है। तो कोशिका के पावर हाउस हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल्स कहते हैं, ठीक है? यानी कि कोशिका का पावर हाउस, बिजली घर के नाम से भी जानते हैं हम लोग, तो अच्छी तरह से जानते हैं। जो एटीपी के रूप में क्या करता है कि हमारे शरीर में, बॉडी में पूरा क्या करता है कि ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका क्या है? थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। हाँ देख लीजिए, ये शर्करा या आपको दे दिया है कि ईस्ट द्वारा जो है कहता है कि किण्वन की जो प्रक्रिया होती है तो उसके द्वारा क्या उत्पाद होता है, हमें ये जानना है। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं और पढ़े भी हैं कि जब ईस्ट को क्या किया जाता है कि किसी आटे में मिला दिया जाता है या किसी जो है खाद्य पदार्थ में मिलाई जाती है तो उसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है। किण्वन की प्रक्रिया के दौरान उसमें से क्या क्या निकलती है, हमें यह जानना है, क्या उत्पाद होता है। दोस्त जान लीजिए कि अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चले, इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग, तो आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर होगा, क्या? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का उत्पाद होता है। साथ ही ये चीजें जान लीजिए कि एथिल अल्कोहल के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड सुने होइएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण करता है। जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं ना कि आटे में क्या करता है कि ईस्ट या खमीर मिला देते हैं तो उसमें बबल्स आ जाते हैं, वो किस वजह से आते हैं? तो इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आते हैं, क्योंकि ईस्ट या खमीर जो मिलाते हैं तो आटे में जो शर्करा और कार्बोहाइड्रेट जो मौजूद होता है उसे खा करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने की प्रक्रिया में वो बबल्स के रूप में बाहर आ जाते हैं, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मार सकते हैं अगर ऑप्शन में रहे तो। और एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल का जान लीजिए कि उपयोग कहाँ किया जाता है। तो जैसे कि बहुत सारे बियर होते हैं, बियर जानते होइएगा, उसके निर्माण में भी किया जाता है। और बहुत सारे जो है खाद्य पदार्थ बनते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया,
अब बहुत सारे केक हो गया, तो वे सब में जो है एथिल अल्कोहल का भी इस्तेमाल थोड़ा बहुत क्या है किया जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी किया ही जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर तो क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पाचन तंत्र का एक हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो पाचन तंत्र का इसमें से हिस्सा कौन सा नहीं है, हमें ये चीजें जानना है। ठीक है, देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है। दोस्त ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, गुर्दा यानी कि किडनी। किडनी क्या है कि पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। अब आप देख के कहिएगा कि नहीं यकृत भी जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। दोस्त पाचन तंत्र का हिस्सा है, किडनी यानी कि लीवर जो है ये पाचन तंत्र का हिस्सा है। यकृत से यानी कि लीवर से क्या निकलता है, पित्त निकलता है। पित्त निकलता है तो वो पाचन एंजाइम होता नहीं है, लेकिन पाचन की क्रिया में क्या करता है कि भाग जरूर लेता है। ठीक है, इसलिए जो है इसे क्या कहा गया कि पाचन तंत्र का एक हिस्सा भी माना गया है, क्योंकि भोजन को पचाने में यह भी मदद करता है, पित्त जो होता है सो। ठीक है, ये चीजें जान लीजिए। यकृत जान लीजिए, यकृत क्या करता है कि अपने जो किडनी जो होता है वो अशुद्ध पदार्थों को अलग करने का काम करता है और पानी को वहां से जो है मूत्र में जो है बदलने का काम करता है। रक्त का भी शुद्धिकरण करने का काम करता है। यहाँ पे विटामिन डी जो होता है उसको भी एक्टिव करने का काम करता है ये किडनी जो है सो। ठीक है, गुर्दा जो है सो, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये जो है आपका पाचन तंत्र का अंग नहीं है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन करता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का क्या किया जाता है कि ऊर्जा में बदलने की क्रिया जो होती है वो क्रिया इसमें से कौन सी जिम्मेदार है, हमें यह जानना है। ठीक है, देखिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो ग्लूकोज को ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है उसकी प्रक्रिया जो होती है वो इसमें से कौन सा जिम्मेदार है, ग्लाइकोलाइसिस। क्या, ग्लाइकोलाइसिस। हाँ, ये सेकेंड नंबर, ग्लाइकोलाइसिस की मदद से ही क्या करता है कि ग्लूकोज को जो है ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा, वो भी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किया जा सकता है इसे। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन करता है कि इनमें से कौन से गुणसूत्र कहता है कि गुणसूत्र वाला व्यक्ति, इनमें से कौन से गुणसूत्र वाला व्यक्ति जो है क्लाइनोफैक्टर सिंड्रोम होगा। ठीक है, क्लाइनोफैक्टर सिंड्रोम जान लीजिए, थोड़ा सा काफी इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं जानते तो नॉलेज के लिए भी जान लीजिए क्लाइनोफैक्टर सिंड्रोम होता क्या है। देखिए वैसे साधारण मनुष्य की अगर बात कर लेते हैं तो महिला और पुरुष में क्या होता है कि 46 गुणसूत्र होते हैं ना, 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े होते हैं, जिसमें से 22 जोड़ा गुणसूत्र क्या होता है कि पुरुष और महिला में जो है मिलते हैं। ठीक है, क्या होते हैं कि 22 जोड़ा गुणसूत्र मिलते हैं। लेकिन ये क्लाइनोफैक्टर सिंड्रोम की अगर बात कर लेते हैं तो जिस भी व्यक्ति में क्लाइनोफैक्टर सिंड्रोम होता है उसमें जान लीजिए कि 46 गुणसूत्र नहीं होते हैं बल्कि 48 गुणसूत्र होते हैं। क्या, 48 गुणसूत्र होते हैं, ये चीजें जान लीजिए। अब 48 गुणसूत्र जान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं 500 से हजारों के बीच में एक आदमी में होता है ये क्लाइनोफैक्टर सिंड्रोम जो होता है उसमें 48 गुणसूत्र होते हैं, जबकि हमारे साधारण मनुष्य में जो होते हैं 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जुड़े होते हैं। उसमें 47 जो होते हैं गुणसूत्र वो XY करके होते हैं और 48वां जो होता है वो 48वां डबल XY करके होता है। क्या, डबल XY। तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि पहला नंबर आंसर करेक्ट होगा कि 48वां जो होता है वो ये XY जो होता है, जिसमें भी डबल X और Y गुणसूत्र होता है वो क्लाइनोफैक्टर सिंड्रोम वाले व्यक्ति होते हैं। ठीक है, काफी रेयर व्यक्ति में मिलते हैं, सभी व्यक्ति में ये नहीं पाई जाती है। जिन भी व्यक्तियों में पाई जाती है जान लीजिए कि वो बांझपन का शिकार होता है, या वो महिला में क्या होता है कि बच्चे नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, या पुरुष में होते हैं तो वो भी जो है बांझपन का शिकार होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए हाँ, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये कहता है कि पुरुष में क्या होता है ना, वृषण में पुरुष का जो है जनन हार्मोन का निर्माण जो है करने वाली कोशिका का इसमें से आपको क्या करना है कि नाम बता देना है। ठीक है, जैसे कि महिला में होती है तो एस्ट्रोजन होता है ना उसमें, उसी तरह से पुरुष में होता है। तो पुरुष में जो है वृषण के थ्रू जो हार्मोन निकलती है, जो आपको जो है कोशिका का नाम निकलना है कि कहां से निकलती है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं, जो पुरुष में जनन जो होती है वो हार्मोन जो निकलती है वो कहां से निकलती है, लैंडिंग कोशिका से। कहां से, लैंडिंग कोशिका से। ध्यान रखना है ये चीजें। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, लैंडिंग कोशिका। अब ये चीजें जान लीजिए कि लैंडिंग कोशिका आखिर होता क्या है। देखिए जहां से शुक्राणु निकलती है तो शुक्राणु वाले कोशिका जो होती है एस्ट्रोमा होती है, उसी के बीच में जो है ये लैंडिंग कोशिका पाई जाती है, जहां से आपका वृषण से क्या होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, लैंडिंग सेल्स में ही ये पाए जाते हैं मनुष्य में। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन करता है कि आंतरिक कर्ण हो गया, अंदर वाला कान हो गया सो आंतरिक कर्ण, मुख गुहा को जोड़ने वाली नलिका का इसमें से हमें नाम बता देना है कि कौन है कौन नहीं है। ठीक है, आंतरिक कर्ण और मुख गुहा को जोड़ने वाले नलिका का नाम बताना है। देखिए करेक्ट आंसर बता देते हैं, जो आंतरिक कर्ण और मुख गुहा को जो जोड़ने वाला नलिका होती है दोस्त, उसको यूएस्टिकी नलिका कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर यूएस्टिकी नलिका कहते हैं। इसी के थ्रू क्या होता है कि कर्ण और मुख गुहा की नलिका आपस में जाकर के जुड़ती है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा,
चलिए, हाँ, ये देख लीजिए कि लेग हेमोग्लोबिन कहां पाई जाती है ये जानना है, या किसमें पाई जाती है ये चीजें पूछ देगा आपको। तो लेग हेमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का नाम सुने होइएगा, जो मनुष्य के शरीर में पाई जाती है, जो ऑक्सीजन का वाहक होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है सो मनुष्य के शरीर में। वैसे लेग हेमोग्लोबिन दे दिया, यहाँ पे नाम चेंज कर दिया। तो लेग हेमोग्लोबिन इनमें से किसमें पाई जाती है, हमें ये चीजें जानना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिए। देखिए, आपको हम करेक्ट आंसर बताते हैं कि लेग हीमोग्लोबिन किसमें पाई जाती है। लेग हीमोग्लोबिन मुर्गे के रुधिर में पाई जाती है, यानी कि चिकन के ब्लड में पाई जाती है, ठीक है। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि चिकन का जो ब्लड होता है उसमें लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। ये भी क्या करता है कि उसमें ब्लड का वाहक, मतलब ऑक्सीजन का वाहक होता है, ये भी ऑक्सीजन को पूरे शरीर में मुर्गे को ले जाने का काम करता है, लेग हीमोग्लोबिन। अब ये चीजें जान लीजिए कि लेग हीमोग्लोबिन सिर्फ क्या मुर्गे में पाई जाती है? नहीं दोस्त, ये चीजें जान लीजिए कि लेग हीमोग्लोबिन मुर्गे के साथ साथ आपको बताते हैं कि जितने भी पेड़ पौधे होते हैं उसमें भी ये हीमोग्लोबिन पाई जाती है, ठीक है, जो ऑक्सीजन का वाहक होता है, ऑक्सीजन को ले जाने के भी काम करता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन आपको। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन कहता है कि आणविक कक्षा का जो है विन्यास किसके द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है, हमें यह जानना है। तो आणविक कक्षा का जो है विन्यास किसके द्वारा जो है, अभिविन्यास किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, इसमें से आपको जानना है, ठीक है। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास जो कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है, वो चुंबकीय क्वांटम संख्या से किया जाता है। किससे? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। ध्यान रखिएगा, ये आपका सेकेंड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि चुंबकीय क्वांटम संख्या से क्या किया जाता है कि आणविक कक्षा को जो है नियंत्रित किया जाता है। अब नियंत्रित करने की इसमें जो है 4 गो प्रोसेस होता है, मतलब 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला नंबर तो ये चीज होता है कि इलेक्ट्रॉन की जो उपस्थिति होती है उसकी वजह से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे नंबर की उसकी आकार से भी कर सकते हैं, साइज जो होता है सो उसकी आकृति यानी शेप से भी कर सकते हैं। तो और उसकी कक्षा सेल्स जो होते हैं सो उससे भी नियंत्रित कर सकते हैं। ये सभी 4 जो है उसमें शामिल होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि जंग जो होती है उसका रासायनिक नाम क्या होता है। जंग का रासायनिक नाम क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे पे, तो लोहे जो होता है Fe होता है, उससे ऑक्सीजन क्या करता है कि अभिक्रिया करके फेरस ऑक्साइड बनाता है, फेरस डाइऑक्साइड बना लेता है, Fe2O3 बना देता है, ठीक है। तो फेरस ऑक्साइड बना लेता है, तो उसका रासायनिक नाम होता क्या है दोस्त? आयरन ऑक्साइड कहिए या फेरस ऑक्साइड कहिए, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, आयरन ऑक्साइड भी हम कह सकते हैं उसको, तो उसका रासायनिक नाम यही होगा, ये आयरन ऑक्साइड, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, जंग लगने के बाद लोहा का वेट जो है क्या होता है कि बढ़ जाता है, ध्यान रखना है ये चीजें। और जंग लगना एक क्या होता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है, क्योंकि ऑक्सीजन से लोहा क्या करता है कि अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त होने वाले अल्कोहल का आपका क्या करना है कि कौन सा है नाम, ये बताना है, ठीक है। तो साबुनीकरण प्रक्रिया में कौन सा अल्कोहल हमें प्राप्त होता है, ये चीजें जानना है दोस्त। ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, क्या? ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि साबुनीकरण प्रक्रिया में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, जो एक तरह का क्या होता है दोस्त, एक तरह का शुगर अल्कोहल कह सकते हैं। तो शुगर अल्कोहल के नाम से भी ये जाना जाता है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि मोनोजाइट जो बालू होता है, तो मोनोजाइट बालू में जो है इसमें से कौन सा खनिज पाया जाता है, हमें ये जानना है, ठीक है। तो मोनोजाइट बालू में ये जान लीजिए कि थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि मोनोजाइट बालू में थोरियम पाई जाती है। थोरियम के अलावा भी इसमें क्या होता है कि पाए जाते हैं, जैसे लैंथनम हो गया, सीरियम हो गया, ये सभी तत्व जो है मोनोजाइट जो है बालू में भी पाई जाती है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ थोरियम ही दे देगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर आपको क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है नोदक कहिए या रॉकेट के ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि रॉकेट के ईंधन में किसका इस्तेमाल करते हैं, क्रायोजेनिक ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, जो काफी लो टेम्परेचर पर क्या होता है कि भरा होता है वो, ठीक है। तो उसमें आखिर होती है कौन कौन से गैस, ये हमें जानना है। क्रायोजेनिक वाले ईंधन में दोस्त उसमें लिक्विड फॉर्म में जो हाइड्रोजन होता है, लिक्विड फॉर्म में जो है द्रव होता है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है क्या होता है कि क्रायोजेनिक के रूप में ईंधन में, नोदक के रूप में जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपका क्या होगा कि फोर्थ नंबर आंसर करेक्ट होगा कि द्रव यानी कि लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन जो है इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये चीजें जान लीजिए कि हम उसमें जो है कुछ और भी करते हैं, जैसे कि किरोसिन हो गया उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं, अल्कोहल हो गया, हाइड्रोजनी हो गया, ये सब जो है उसका डेरिवेटिव्स होते हैं, तो उसका भी जो है इस्तेमाल किया ही जाता है, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि भाप अंगार
क्या है, भाप अंगार किसका मिश्रण होता है, हमें ये जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए, अब बताइए कि भाप अंगार जो होता है वो किसका मिश्रण होता है। दोस्त करेक्ट आंसर बताते हैं कि भाप अंगार होता है किसका है। वैसे फटाफट आप बता सकते हैं कि भाप अंगार किसका मिश्रण होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। देखिए भाप अंगार गैस जो होता है वो किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जो होता है वो भाप अंगार गैस कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन करता है कि प्रशीतक के रूप में हम लोग क्या करते हैं कि फ्रीऑन गैस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फ्रीऑन गैस आखिर होता क्या है, उसमें कौन सी गैस मिली होती है, हमें ये जानना है, उसे क्या कहते हैं। देखिए फ्रीऑन गैस जो हम लोग फ्रिज में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फ्रीजिंग के लिए, उसमें डाइक्लोरोमेथेन होता है। क्या होता है, डाइक्लोरोमेथेन, ध्यान रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि उसमें डाइक्लोरोमेथेन होता है जो फ्रीऑन गैस कहलाता है। ठीक है, चलिए हाँ देखिए, ये इक्वेशन आपको दे दिया है। इस इक्वेशन में आपको दे दिया है कि कॉपर ऑक्साइड है या हाइड्रोजन है, दोनों को अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर अलग प्राप्त होता है और जल जो है अलग प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये किस तरह की अभिक्रिया है हमें ये जानना है। देखिए ये जो अभिक्रिया है, देखिए कॉपर से क्या करता है कि ऑक्सीजन हट करके हाइड्रोजन के साथ जा करके क्या करता है कि मिल जाता है। तो यह जो अभिक्रिया होता है एक तरह का कहिए कि अपचयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है, अपचयन यानी रिडक्शन अभिक्रिया जो होती है इसको, क्योंकि ऑक्सीजन हट करके हाइड्रोजन में जाकर के क्या करता है कि जुड़ जाता है। जब हाइड्रोजन में जाकर जुड़ता है तो ये क्या होता है कि किसी से ऑक्सीजन हट करके जाकर के किसी में जुड़ना, ये अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, रिडक्शन अभिक्रिया होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये सेकंड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। बाकी ये थर्ड नंबर उदासीन अभिक्रिया करते हैं, तो वैसे अभिक्रिया जिसमें जल और लवण का निर्माण होता है उसमें उदासीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, और ये फोर्थ नंबर जो देख रहे हैं रिडक्शन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं, जो अपचयन उपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है तो उसको जो है रिडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबको ध्यान में रखिएगा दोस्त, पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। चलिए अगला नंबर देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि यदि अपवर्तनांक का मान बढ़ता है तो इसमें से बता देना है कि क्या परिवर्तन हो सकता है, ये जानना है। देखिए जैसे ही अपवर्तनांक का मान बढ़ाइएगा दोस्त, प्रकाश की दिशा का जो विचलन का होता है वो विचलन भी बढ़ने लगता है। जितना जैसे जैसे अपवर्तनांक बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी विचलन जो होती है वो भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, प्रकाश की दिशा का जो विचलन होता है, जैसे क्या होता है कि विलयन माध्यम से संघनन माध्यम में जब डालते हैं जाता है प्रकाश, तो क्या होता है कि लंब से अभी दूर भागता है। तो वैसे ही अपवर्तनांक जैसे बढ़ेगा वैसे वो क्या होगा कि और जो है दूर भागेगा और उसका जो है क्या होगा कि विचलन ज्यादा होते रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि उसकी विचलन की दिशा जो होती है वो भी बढ़ती चली जाती है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहता है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य क्या होता है कि जीरो होता है, शून्य होता है, तो उसका विस्थापन क्या होगा। देखिए किसी भी वस्तु पर कार्य अगर करते हैं, अगर उसका कार्य जीरो हो रहा है तो समझ लीजिए कि बल तो लग ही रहा है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि दोस्त विस्थापन नहीं हो रहा होगा। क्या होगा कि विस्थापन नहीं हो रहा होगा, विस्थापन जीरो होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका वर्क जो है जीरो होगा। तो इसमें विस्थापन क्या होगा, मेरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा ऑप्शन क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि वो जो है क्या होगा कि विस्थापन जीरो होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। चलिए हाँ देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि वह ताप क्या कहलाता है। वह ताप क्या कहलाता है जब वायुमंडल को क्या करता है ना कि दबाव जो है पिघल करके, दबाव डाल करके क्या करता है कि उसको द्रव में जो है पिघला दिया जाता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है। देखिए जब भी किसी ठोस वस्तु को दबाव डालिएगा वो जो धीरे धीरे क्या होगा कि अगर जो है पिघल जा रहा है, लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, तो वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। ध्यान रखना है ये चीजें। ये आपका फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, जब उसका जो अब गुप्त उष्मा तो जानते हुएगा कि किसी भी वस्तु को जो है क्या होता है कि कन्वर्ट करने के लिए जितने भी आंतरिक उष्मा की आवश्यकता होती है उसको क्या होता है कि गुप्त उष्मा कहलाता है। बाकी बॉइलिंग पॉइंट जानते हुएगा कि जिस उष्मा पे क्या होता है कि बॉयल करना शुरू हो जाता है वो गुप्त बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो सबको ध्यान में रखिएगा, सारे क्वेश्चन जो है ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए हाँ ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दे दिया है कैपिटल F बराबर जो है फोर्स का वैल्यू दे दिया है कि कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई जो है आपको d²। इसमें आपको G का मान बताना है कि G आखिर होता क्या है। देखिए ये क्या है कि गुरुत्वाकर्षण का, ये गुरुत्वाकर्षण बल का क्या है कि ये फॉर्मूला है, F बराबर कैपिटल G कैपिटल M इंटू स्मॉल m बाई जो है d²। इसमें आपको जो कैपिटल G होता है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक होता है। क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं कैपिटल G को। दोनों M जो देख रहे हैं कैपिटल M स्मॉल m, ये क्या होता है कि बॉडी का मास होता है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान होता है। और D जो होता है
वो दो बॉडी के बीच की दूरी को दिखाता है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी आपको एक कैपिटल जी का जो है इसमें क्या किया जाता है, मान पूछ दिया जाता था। मान जो होता है वो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पे केजी स्क्वायर होता है, प्रति केजी स्क्वायर होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पूछे जाते हैं ये सवाल, उसका वैल्यू भी पूछा जाता है, एसआई मात्रक भी पूछा जाता है, किसने खोज किया था ये भी पूछा जाता है, हेनरी कैवेंडिश साहब ने इसका खोज किया था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए, ये अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर ये क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है न्यूक्लियो थर्मो दे दिया है कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा जो है प्रक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें से ऑप्शन बता देना है कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया के का उदाहरण कौन सा है, ये जानना है, ठीक है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पे, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पे जो बनता है वो हाइड्रोजन बम को बनाया जाता है। किसको? हाइड्रोजन बम को। ये आपका क्या होगा कि ये सेकंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि हाइड्रोजन बम को संलयन के आधार पे बनाया जाता है। और वही जो है नाभिकीय विखंडन के तौर पे चले जाते हैं तो एटम बम का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये भी पूछ देता है, तो ध्यान रखना है, ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन जो हो गया वो नाभिकीय संलयन हो गया। नाभिकीय विखंडन के आधार पे जो है आपको ध्यान लीजिएगा कि वो परमाणु बम का, एटम बम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये कहता है कि यदि बल्ब का एक बल्ब है उसको क्या किया जाता है कि समांतर परिपथ में कनेक्ट किया जाता है। अगर मान लीजिए कि एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो अन्य बल्ब जो जल रहे होते हैं उसके साथ क्या होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए जब सारे बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं, तो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो एक बल्ब अगर जलता है तो जो फ्यूज होता है एक बल्ब वही सिर्फ बंद हो जाता है, बाकी जितने भी बल्ब कनेक्टेड होते हैं वो सभी जलते रहते हैं। पैरेलल की भी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए घर का वायरिंग क्या होता है कि पैरेलल में किया जाता है कि मान लीजिए कि एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाए तो वो बंद हो जाए, तो हमें पता चल जाता है कि चलो वो बल्ब खराब है, हम उसी को जो है क्या करते हैं कि ठीक करते हैं और सारे बल्ब जलते रहते हैं। अगर मान लीजिए कि एक बल्ब फ्यूज हो जाए, सारे बल्ब बंद हो जाए, तब आप कंफ्यूज हो जाइएगा, पता की नहीं कर पाइएगा कि कौन सा बल्ब फ्यूज हुआ है, कौन सा बल्ब खराब हुआ है, तब उसको आप पता नहीं कर पाइएगा। अब वो सीरीज में कनेक्टेड बल्ब होता है तब ऐसा होता है। इसीलिए घर का कनेक्शन जो होता है वो पैरेलल में किया जाता है, न कि सीरीज में किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। क्या होता है कि पैरेलल में उसमें क्या होगा कि सारे बल्ब जो है जलते रहेंगे, ध्यान रखना है, जो फ्यूज होगा वो सिर्फ बंद हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिएगा तो दोस्तों ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, कि अन्य सभी बल्ब क्या होंगे कि वो जलते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। हाँ देख लीजिए, ये इसमें दे दिया है कि सूर्य का द्रव्यमान आपको दे दिया है, एम दे दिया है, उसके बीच की दूरी जो है आर दे दिया है, ठीक है, उसके बीच की दूरी आर दे दिया है। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है ना कि सूर्य के चारों ओर जो है पृथ्वी की जो है परिक्रमा करता है, तो परिक्रमा करता है तो पृथ्वी के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा ये हमें जानना है। देखिए पृथ्वी के द्वारा किया गया कार्य दोस्त जीरो होगा। कैसे जीरो होगा ये भी बता देते हैं। ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा कि पृथ्वी के द्वारा जो आप कार्य करता है सूर्य के चारों ओर घूम घूम करके वो जीरो होगा। क्योंकि मान लीजिए कि एक अक्ष पे है, यहां से पृथ्वी घूमना शुरू करता है, चारों ओर घूमते घूमते फिर उसी अक्ष पे आता है, तो एक बार राउंड पूरा कर लिया तो जहां से चला फिर वहीं पे पृथ्वी आकर के पहुंच जाता है, तो एक चक्कर लगा लेता है। और एक चक्कर में तय की गई दूरी तो होती है, लेकिन अगर देखा जाए साइंटिफिकली तो उसका विस्थापन जीरो होता है, वो विस्थापन नहीं करता है, तब किया गया वर्क जो है जीरो हो जाता है। हर बार जो है वो क्या करेगा कि दोस्त एक बार जो है चक्कर लगा लेगा 365 दिन में एक बार, ठीक है। उसका क्या होगा कि वर्क हमेशा जीरो होगा। जब भी विस्थापन जीरो होता है तो उसका वर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि W बराबर F इंटू एस होता है। तो बल गुने जो है विस्थापन होता है, विस्थापन को जीरो से गुना कीजिएगा तो जीरो, बल को गुना कीजिएगा तो वो जीरो ही हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर देख लीजिए दोस्त, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा जो है प्रकृति अकेले नहीं होता है। देखिए ये जो है इसमें से देख लीजिए प्रकृति में कौन जो है वो अकेले नहीं होता है, ये जानना है। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि बल, फोर्स जो होता है दोस्त, बल जो होता है वो कभी भी अकेले नहीं होता है, ठीक है। ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, बल प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता। बल को जब भी लगना होता है दो वस्तुओं की जरूरत होता है, ठीक है, दो पिंड की जरूरत होता है। जैसे कि मान लीजिए सूर्य और जो पृथ्वी है, अगर घूम रही है गुरुत्वाकर्षण की वजह से, तो अगर सूर्य ना होता तो पृथ्वी कैसे घूम पाता, नहीं घूमता पाता, ठीक है। तो दो वस्तुओं की जरूरी होता है। मान लीजिए किसी वस्तु पर अगर धक्का दे रहे हैं तो ऐसे थोड़ी धक्का दे दीजिएगा, एक वस्तु और दो वस्तु जरूर होना चाहिए तभी आप धक्का दे पाइएगा, कभी जो है बल कार्य करेगा, नहीं तो बल नहीं होगा, ठीक है। अकेले बल अप्लाई नहीं होता है। इसलिए प्रकृति में जितने भी बल होते हैं, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो, चाहे घर्षण बल हो, चाहे कोई भी बल हो, वो हमेशा दो से अधिक होते हैं या दो होते हैं, कम से कम दो होना चाहिए, तभी जो है बल लगते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, कभी भी अकेला नहीं होता है। चलिए
अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन करता है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को दोस्त क्या कहते हैं, हमें ये जानना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी इजी भी क्वेश्चन है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? द्रव्यमान को m से सूचित करते हैं, वेग को v से सूचित करते हैं। m इंटू v हो गया, तो m इंटू v किसका फॉर्मूला होता है? संवेग का, मोमेंटम का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि संवेग को दोस्त P से सूचित करता है। P बराबर m इंटू v होता है, जो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ठीक है, द्रव्यमान का दोस्त जो है मात्रक क्या होता है? तो m इंटू v होता है ना, तो m का केजी में मेजर करते हैं, v का क्या होता है कि मीटर पर सेकेंड होता है। तो केजी मीटर पर सेकेंड जो होता है क्या होता है कि आपका संवेग का ऐसा यूनिट होता है, पूछा जाता है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए दोस्त। अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको कहा जा रहा है कि गति के समीकरण के संबंध में बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो गलत दिया हुआ है। तो गति के संबंध में बता दीजिए कि कौन सा समीकरण आपका गलत दिया हुआ है, ये जानना है। ठीक है, तो पहला नंबर देख लीजिए। पहला नंबर आपको कहता है कि 2as बराबर जो है u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, यही गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर, ये जो है ये गलत इक्वेशन दिया हुआ है। 2as बराबर जो होता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है, ना कि u स्क्वायर। u क्या होता है कि प्रारंभिक वेग होता है, v क्या होता है कि अंतिम वेग होता है। तो हमेशा अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटाते हैं, ना कि प्रारंभिक वेग में से अंतिम वेग को घटाते हैं। प्रारंभिक वेग जो होता है हमेशा जीरो से शुरू होता है, मतलब यहां से चलना शुरू किए तो जीरो हो गया ना, जहां जाकर के रुकेंगे हमारा जितना स्पीड होगा वो अंतिम वेग होगा। तो अंतिम वेग में से क्या करते हैं? प्रारंभिक वेग को घटाते हैं, न कि प्रारंभिक वेग को अंतिम वेग से घटाते हैं। तो ये गलत दिया हुआ है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखिएगा। अच्छा चलिए दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन जो है आपको आज हम डाल ही पाए थे, जो काफी सिलेक्टेड है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कीजिएगा दोस्त कि एक बार जो है रिपीट और मार दीजिएगा या स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और अगर पीडीएफ से पढ़ना है तो पीडीएफ आपको क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फटाफट क्या कीजिए कि जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और हाँ 1 जनवरी के बाद से दोस्त एनटीपीसी का बैच शुरू होने जा रहा है। तो जिन लोगों को दोस्त एनटीपीसी की तैयारी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या आगे जो भी वैकेंसी आ रही है रेलवे की उसकी प्रिपरेशन कराई जाएगी। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन हो जाइए हमसे। जब भी आप बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी आपका नोटिफिकेशन हम डालेंगे आप तक के मैसेज चला जाएगा। क्योंकि टेक्नीशियन का सारा दोस्त हमने सब्जेक्ट जो है फ्री में ही यूट्यूब पे पढ़ा दिया है। एप्लीकेशन पे हमने पूरा जो है टोटली रूप से फ्री में टेस्ट लिया है। ठीक है, तो जो लोग दिए हैं, जो लोग पढ़े हैं, उन्हें पता ही होगा। ठीक है, तो जिन लोगों को दोस्त प्रिपरेशन करना है फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन आपको बताते हैं, ये वाली एप्लीकेशन है, ये ईआरसीबी सर के नाम से आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे। इसी पे क्या होगा कि एनटीपीसी का भी टेस्ट चलेगा। ठीक है, तो आपको 1 तारीख से पहले जो है नोटिफिकेशन इसी पे देखने के लिए मिल जाएगा और यूट्यूब पे भी मिल जाएगा देखने के लिए। वैसे हम नोटिफिकेशन डाल देंगे कि क्या प्रोसेस होगा उसका आगे प्रिपरेशन का, एनटीपीसी का, उसी के हिसाब से क्या किया जाएगा कि प्रिपरेशन कराया जाएगा। ठीक है, तो फटाफट इसे इंस्टॉल कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर हम अगले दिन मिलेंगे आपके लिए एक नए वीडियो, एक नए सेट लेकर के। तब तक जय हिंद दोस्तों।